अजीजा ने मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 23 अगस्त 2026 है और जो इस वीलॉग को आपने आखिर तक देख लिया तो आपको पूरी की पूरी गेम समझ आ जाएगी कि पिछले 2 एक साल में जो आपके साथ खलवाड़ हुआ है वो किस तरफ लेके आपको जा रहे थे, और जो मैं आपको मुसलसल रिपोर्टिंग करता चला आ रहा हूं वो भी आपको खुल के समझ आ जाएगी। मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है जो कि वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वीसीजीएस ए ने जो है वो तैयार किया है और एक उसकी टीम ने तैयार किया है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेक्रेटेरिएट जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर तैयार किया गया है। ये फॉर्मूला आपके और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक जो एक जनरल मुशर्रफ के दौर में या पिछले तमाम डिक्टेटर्स के दौर के अंदर जो ऐसे काम थे जिसकी वजह से अवाम के अंदर फौज की पजीराई हुई या फौजी डिक्टेटर्स की पजीराई हुई, उसका निचोड़ इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। बहुत से जो इस वक्त एथनिक सेंटिमेंट्स हैं जो उनको भी एक्सप्लॉइट करने का फॉर्मूला यहां पे है। और अल्टीमेटली सवाल यह है कि क्या आसिम मुनीर वर्दी वाला सदर बनना चाहता है, ऑल पावरफुल यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट जो बार बार बात हो रही है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस चीज का जिक्र तो नहीं करता, और मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है जो कि जीएचक्यू का टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। और मैं डॉक्यूमेंट आपको बराह रास्त इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे सोर्सेज डायरेक्ट जो है उसकी वजह से थ्रेटेंड हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट पूरे का पूरा आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। और मैंने जो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक डिस्कशंस की हैं फौज के अंदर, फौजियों की डिस्कशंस और जो काउंटर आर्गुमेंट है वो भी आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने एक मॉडल यहां पे तैयार किया है जो आपको नजर आ रहा है, जो चार्ट तैयार किया है ये मैं जो है अपने एक्स प्रोफाइल एट सोल्जर स्पीक्स के ऊपर और अपने जो इस यूट्यूब चैनल एट सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर ये मैं लगा दूंगा। आप की आसानी के लिए ये मौजूद होगा डॉक्यूमेंट के तौर के ऊपर। लेकिन जो कहानी है, मेरे पास जो प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट है जो कि जीएचक्यू के अंदर तैयार किया गया है मुबैना तौर के ऊपर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेक्रेटेरिएट के अंदर, ये पाकिस्तान के जो आइन है उसका अगर पास हो गया तो हिस्सा बन जाएगा। और अगर ये हिस्सा बन गया तो ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी, ये पाकिस्तान का पूरा सियासी निजाम इसके तहत बदल जाएगा। और इसके बदलने के नतीजे में ऐन उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की आवाम खुश हो जाएगी और एक दफा फिर पाक फौज जिंदाबाद के नारे मारना शुरू कर देगी या आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे मारना शुरू कर देगी। हैं कैसे भाई? हाँ, लेकिन फिर सवाल घूम फिर के इमरान खान के ऊपर ही आ रहा है। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके तहत पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को खत्म कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का जो एग्जिस्टिंग ओहदा है वजीर आजम का और जो मॉडल है मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का, उसको खत्म कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट डायरेक्ट पब्लिक वोट से इलेक्ट होगा, यहां पे ये सिस्टम लाया जा रहा है। प्रेसिडेंट फेडरल गवर्नमेंट को हेड करेगा, वफाकी हुकूमत का सरबराह होगा, चीफ मिनिस्टर फेडरल कैबिनेट में बैठेंगे और पाकिस्तान के मौजूदा 4 सूबों को 20 सूबों या फेडरल यूनिट्स के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का नया नक्शा बना दिया जाएगा और कराची से पोठोहार तक, बहावलपुर से हजारा तक, मकरान से गिलगित बल्तिस्तान तक पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप फंडामेंटली रीड्रॉ हो जाएगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, या पावर को एक प्रेसिडेंट के पास सेंट्रलाइज करने का फॉर्मूला है जो जीएचक्यू ने बनाया है। और जो इंफॉर्मेशन मैं आपको पिछले वीलॉग में देता रहा हूं, नए सूबे बनाने के लिए बात की जा रही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाने की बात की जा रही है, आसिम मुनीर वर्दी वाला सदर बन के बैठेगा और पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करने की जो डिस्कशंस चल रही हैं, जो पिछले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई हैं, जो डिफेंस सर्विसेज एक्ट आया है, ये ड्राफ्ट जो मैं आपको अब बता रहा हूं जो जीएचक्यू से मेरे हाथ आया है, ये डॉक्यूमेंट उन तमाम चीजों को वैलिडेट करता है। और आज इस डॉक्यूमेंट को चैप्टर बाय चैप्टर डाइसेक्ट करते हैं, बहुत जरूरी है। एक की जगह 20 सूबे या 20 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पाकिस्तान। जी
सबसे पहले ये बॉम्बशेल है जनाब, जो कि इस नए डॉक्यूमेंट में, जो जीएचक्यू का डॉक्यूमेंट मुझ तक पहुंचा है, मेरे पास जो मौजूद है उसके अंदर, और जो मेरी डिस्कशंस हुई हैं उसके तहत नए सूबे पंजाब के अंदर 1 से 5 पंजाब बनाए जाएंगे। और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, पोटोहार, बहावलपुर, 5 सूबे। सिंध के अंदर भी जो है वो 5 सूबे बनाए जाएंगे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, ये तमाम काम एक डिजाइन के तहत किया जा रहा है। आपने जरा जुड़े रहना है, समझनी है इस कहानी को। खैबर पख्तूनख्वा में 4 सूबे बनाए जाएंगे, पिशावर, हजारा, मलकंड, डेरा इस्माइल खान। और बलूचिस्तान में भी 4 सूबे बनाए जाएंगे, कोयटा, मकरान, जोब, कल्लात। और फिर गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल कंसेंसस से कंडीशनल रखा गया है। पाकिस्तानियों, ये कोई छोटी मोटी बाउंड्री एडजस्टमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान का एक नया पॉलिटिकल मैप बनाया जा रहा है। और जाहिर बात है कि इसके हक के अंदर जब फौजियों से बात की जाती है कि सर जी की करन चल रहे हो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं यार देखो, ये तो तुम बस कंस्पिरेसी थ्योरियां करते हो। असल में तो ये जब 20 सूबे बनेंगे और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको, और जो फौजी हैं वो कहते हैं, जो सपोर्टर फौजी हैं वो कहते हैं कि यार बेटर गवर्नेंस होगी इसकी वजह से, ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट होगी। जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने ये देखा है, क्योंकि मैं आगे आपको चल के तफसील बताने लगा हूं। पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव होंगी। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। और कागजों के ऊपर थियोरेटिकली ये आर्गुमेंट जो है वो इसके ऊपर डिस्कस करने के लायक है, इसीलिए मैं आपका टाइम जो है वो ले रहा हूं, जाया नहीं कर रहा आपका टाइम। आप आगे आगे सुनेंगे, वो सान खता तो नहीं होंगे, लेकिन आप हैरान जरूर होंगे। पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन जाहिर बात है बहुत बड़ी है। वो लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी पंजाब अकेला जो है उसका जो पॉपुलस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत बड़ा है। कराची के गवर्नेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी नेचर ही अलग है, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट नेचर है। साउथ पंजाब को सेपरेट सूबा बनाने के लिए कई दहाइयों से बातचीत की जा रही है तमाम पार्टियों में, चाहे वो पीपल पार्टी हो और चाहे वो पीटीआई हो, ठीक है। हजारा की डिमांड भी बड़े अरसे से हजारा के लोग कर रहे हैं, ठीक है। बहावलपुर रिस्टोरेशन का क्वेश्चन भी कई दहाइयों से जिंदा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन अपने आप में कोई, वो कहते हैं कि कोई गैर जमहूरी या एंटी डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, मानते हैं जीएचक्यू के अंदर बना है, लेकिन कॉन्सेप्ट गैर जमहूरी नहीं है। मगर इश्यू जो है वो नंबर ऑफ प्रोविंसेस के ऊपर है। इश्यू है पावर किसके पास होगी। और इसीलिए यहां पे मैं आपको चैप्टर 3 के ऊपर लेके आता हूं, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कि जहां पे कहानी ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है। चैप्टर 3 के अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो इस वक्त सेरेमोनियल प्रेसिडेंट, हमेशा से जो सदर, इस वक्त मौजूदा पार्लिमानी निजाम है पाकिस्तान के अंदर, उसमें सदर जो है वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है। 18वीं तरमीम से पहले उसके पास फिर भी पावर थी, अब तो उसके पास सिरे से पावर है ही नहीं। और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को लीड करता है। लेकिन ये जो सिस्टम जीएचक्यू ने बनाया है, इसके तहत प्रेसिडेंट लोग बराह रास्त सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रेसिडेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट होगा और बनाएगा, और तमाम फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी उसके पास होगी। वो कैबिनेट में तमाम मिनिस्ट्रियां उसके पास होंगी, वजीर वो लगाएगा, नेशनल सिक्योरिटी भी वही देखेगा, फॉरेन पॉलिसी को भी वही ओवरसी करेगा, और फेडरल इंस्टीट्यूशंस को भी वही ओवरसी करेगा। मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उसके नीचे होगी, ठीक है। भाई हो सकता है 2030 तक करेंगे, उससे पहले करें, लेकिन ये गेम जो वर्दी वाला प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने भी तो एक गेम की थी, वो किसके तहत की थी उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। लेकिन इस प्रपोजल के अंदर कहा जा रहा है कि जनाब पावरफुल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी का ये आर्किटेक्चर बताया जा रहा है। और इसलिए अगर कोई आपको सिर्फ ये कहे कि पाकिस्तान में 20 सूबे बन रहे हैं, तो वो आधी कहानी होगी। असल ट्रांसफॉर्मेशन जो करना चाह रहे हैं 28वीं तरमीम में या 29वीं के अंदर, वो सेंटर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट की तरफ शिफ्ट करने की बात की जा रही है, जो पहले भी की गई है। लेकिन पहले इन्होंने जरा चटका काम किया था। इस दफा जो छापा मुसलमान किया है इन्होंने, पुराने छापे जो निकाले हैं जनरल मुशर्रफ के दौर के या अयूब खान के दौर के या ज़िया के दौर के, वो बड़ा फूक मार के आराम आराम से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। कैसे, आगे सुने, लग समझ जाएगी।
अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कहां गया इस पूरे जो अगला निजाम आ रहा है उसके अंदर? अब जो कहानी यहां पे प्राइम मिनिस्टर है वो कहां पे गया, उसके अंदर आप देखें कि ड्राफ्ट प्रेसिडेंट को जो है वो कहते हैं जनाब के जो इन्होंने जीएचक्यू के अंदर बनाया है, उन्होंने कहा कि जी हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट होगा। इसका मतलब है कि फेडरल कैबिनेट उसके नीचे होगी, वफाकी काबीना उसके नीचे होगी, चीफ मिनिस्टर भी 20 के 20 उसके नीचे होंगे। उसके ऊपर मैं आ रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो मटेरियल मेरे सामने इस वक्त आया हुआ है उसके मुताबिक जो मौजूदा पार्लियामानी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है उसके बराबर की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रोल सदर का नजर आ रहा है। यानी सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर का फिर दफ्तर तो इफेक्टिवली खत्म हो जाएगा। नाम का हो भी तो जनरल मुशर्रफ के दौर में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर था वो असल तो जनरल मुशर्रफ के पास पावर थी। अगर हां तो पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फेडरेशन से फंडामेंटली डिफरेंट प्रेसिडेंशियल फेडरल मॉडल की तरफ जा रहा है और ये सिमेंटिक चेंज है, ये रजीम आर्किटेक्चर को चेंज किया जा रहा है। अमेरिका और चाइना के दरमियान का मॉडल बनाया जा रहा है। या लोग जो कह रहे थे फौजी के चाइना मॉडल है, तो ये चाइना मॉडल वाकई बनाया जा रहा है। अब यहां पे चीफ मिनिस्टर जो है वो आप देखो कि प्रेसिडेंट की कैबिनेट का हिस्सा होंगे। एक जो बहुत ही अनयूजुअल ये प्रपोजल है जो जीएचक्यू ने बनाया है, एक नई कहानी है। मैंने आपको बताया ना कि छापे पुराने हैं लेकिन उनको मुसलमान करते वक्त, ये फौज में टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उनको रिफाइन करते वक्त, अपडेट करते वक्त जितनी भी इन्होंने लेसन सीखे हैं, बड़े स्टडी पीरियड्स हुए हैं, इन हाउस डिस्कशंस हुई हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ डायरेक्टरेट में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन इन्वॉल्व थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व था, आईएसआई वालों से भी इनपुट ली गई है। उसके बाद ये चीज आपके सामने जो है वो तैयार करके लाई जा रही है और अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी तो उसका भी इनके पास तरीका है, उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन सूबों के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट के नीचे होंगे, फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स होंगे। समझ आइए आपको, चीफ मिनिस्टर अपने प्रोविंस में अथॉरिटी रखेगा मगर फेडरेशन और नेशनल अफेयर्स में वो प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल होगा। तो अब ये जो लोग जिन्होंने ये बनाया है, जो फौजी हैं, वो कहते हैं कि यार जिंदाबाद राजा जी, एक्सीलेंट काम हो गया है। ये तो जो है ना फेडरेशन और प्रोविंसेस एक टेबल के ऊपर आ जाएंगे, कोई रोला ही नहीं होगा। लेकिन भाई हमारा सवाल सर ये है आपसे, मेहरबानी करें कि क्या इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अपनी प्रोविंशियल असेंबली को अकाउंटेबल होगा या प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल होगा? अब अगर प्रेसिडेंट और किसी प्रोविंस का जो इलेक्टोरेट है या अवाम है उसकी जो सियासी जो प्रेफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हैं, वो एक दूसरे से मुखालिफ हों तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? 20 चीफ मिनिस्टर हैं, 20 प्रोविंसेस का प्रोविंशियल मैंडेट है, लेकिन एक सदर है। फेडरल कैबिनेट कोऑर्डिनेशन फोरम बन जाएगी या पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनेगी? सर ये आपसे सवाल है, इसका तो आपने जीएचक्यू के डॉक्यूमेंट में कोई जवाब नहीं दिया, कोई हल भी नहीं निकाला। फिर आपने गवर्नर की पावर के ऊपर आप आ जाए, आप गवर्नर की पावर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। गवर्नर फेडरेशन और प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब सदर गवर्नर भी लगाएगा, 20 के 20 गवर्नर लगाएगा और वो फेडरल पॉलिसीज और कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन को ओवरसी करेगा। और अगर चीफ मिनिस्टर अलेजिडली उस पर इल्जाम लग जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहा है तो गवर्नर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ चीफ मिनिस्टर के रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस इनिशिएट करेगा या रेकमेंड कर सकता है सदर को। और मुफारक करो, खड़काओ, बड़ी गलत कर रहा है। जुडिशियल रिव्यू होगा चीफ मिनिस्टर के पास इन प्लान के मुताबिक, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी, एफसीसी, ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन वाली बनाई है, अस्करी अदालत जो बनाई गई है नई। अब जाहिर बात है सेफ गार्ड कोर्ट करेगा, कोर्ट पहले जीएचक्यू कंट्रोल कर रही है, आईएसआई के जरिए कंट्रोल कर रही है अलेजिडली, मगर पॉलिटिकल क्वेश्चन फिर भी वहीं का वहीं मौजूद है, बहुत बड़ा। सर जी, क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर प्रेसिडेंट अपॉइंटेड गवर्नर का तलवार लटकता रहेगा हमेशा कि वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकेगा? उसी तरफ ये जा रहा है काम। मुशर्रफ दौर से इन्होंने यही सबक सीखा है कि पॉलिटिशियंस को जो है पार्टियां तोड़ो, छोटे छोटे सूबे बनाओ और आगे पावर उसको किस तरह लेके जाना है, टॉप पे सबसे और नीचे सबसे, लोग भी खुश हो जाएंगे। कैसे, समझाता हूं मैं आपको। पाकिस्तान की हिस्ट्री में गवर्नर रूल और फेडरल प्रोविंशियल की जो लड़ाइयां आपस के अंदर वो पहले ही बहुत कंट्रोवर्शियल रही हैं। 20 जब सूबे होंगे उनके सिस्टम में पावर ये गवर्नर राज की कितनी फ्रीक्वेंटली यूज होगी ये आप देख लेंगे भाई, लेकिन नेशनल असेंबली खत्म हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा जो इनकलाबी कदम जीएचक्यू लेना चाहता है वो क्या है, सुनिए जरा।
वो ये है जनाब कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसको खत्म कर दिया जाएगा, सिरे से होगी नहीं, ठीक है। सिर्फ सेनेट जो है वो फेडरल लेजिस्लेचर रहेगा, रोमन एम्पायर, सिर्फ सेनेटर्स होंगे, फेडरल लॉज बनेंगे, सेनेट बनाएगा फेडरल लॉज, बजट सेनेट बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितनी भी है वो सेनेट करेगा, और सेनेट और सेनेटर्स डायरेक्टली पब्लिक नहीं लगाएगी। तुसी खुश ना हो जाओ किधरे, ठीक है। आप लोग जो है जमहूरियत, वो बार बार जब उनसे बात करो कहते सर ये जमहूरियत का निजाम ही ठीक नहीं है, मुझे कहते सर ये जमहूरियत का निजाम ठीक नहीं है। पैसों के लिए भी उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, एक आध वो एक कोई बैंक बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, और आप ही का पैसा आपसे लेके उस बैंक के तहत वो चलाएंगे। वो एक अलग प्रोग्राम के अंदर मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, उसको छोड़ें अभी। आप जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है मैं उसके ऊपर बात करता हूं, ठीक है। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी सेनेट करेगी, और सेनेट आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इस ड्राफ्ट के मुताबिक प्रोविंशियल असेंबलीज जो है वो ओपन बैलेट से सेनेटर्स को इलेक्ट करेंगी, मतलब असेंबलियों के जरिए सेनेटर आएंगे। जो अभी मौजूदा निजाम है वो ही रहेगा, सेनेटर के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे पाकिस्तानियों। इसका मतलब यह है कि इसका जो जमहूरी इंप्लीमेंटेशन है वो जरा समझ लीजिए। आज वोटर एमएनए सेलेक्ट करता है, जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जाता है और कानून साजी करता है, और आपका अवाम का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस प्रपोज्ड मॉडल के अंदर वोटर और फेडरल जो लेजिस्लेचर है उसके दरमियान प्रोविंशियल असेंबली आ जाएगी। आप सूबाई तो चीफ मिनिस्टर लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट फेडरेशन आपका काम नहीं है। तुसी लोग, मतलब तुम लोग साइड पे हटो भाई, तुम लोगों का क्या काम है? तुम लोगों का काम नहीं है हुकूमत करना। प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट हाँ आप करेंगे। अब आप करेंगे या आपके नाम पे ठप्पे मारे जाएंगे। जनरल मुशर्रफ दौर के अंदर मैं एजुटेंट था, 18 आवर्स का ऑर्डर आया, जनरल मुशर्रफ के लिए रेफरेंडम करना है 2002 में। हम बैठे हुए थे जनाब फॉरवर्ड एरिया के अंदर, इंडिया और हमारी आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन चल रही थी। हमारे पास इतने बड़े दत्थे आ गए, हम ठप्पे मार मार के थक गए और साइन कर करके थक गए। हमें ऑर्डर था 99% यस, 1% नो करना है। जनरल मुशर्रफ सदर जिंदाबाद। तो ये काम तो वैसे भी कर ही नहीं, लेकिन चलो उसको छोड़ दो। सोचो कि सब कुछ परफेक्ट होगा, ठीक है। इनके प्लान क्या है? प्लान ये है कि सदर आपके वोट के जरिए हो गया, लेकिन जो लेजिस्लेचर है, कानून साज जो सेनेट है, वो सूबाई असेंबलियों के जरिए आएगी। और ये अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है, और इसके ऊपर बहुत सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट होनी चाहिए। लेकिन वो तो समझते हैं कि भाई अवाम का काम नहीं है हुकूमत करना, जमहूरियत पाकिस्तान की अवाम को सूट नहीं करती, चाइना मॉडल ला के आओ। चाइना मॉडल भी इसके अंदर डाला गया, लेकिन आप लोगों को खुश करने के लिए भी उन्होंने वो चीज रखी है कि आप, उनका ख्याल है कि बल्ले बल्ले करेंगे। क्यों करेंगे? देखो, सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लो कि 8 से जो इस वक्त 20 प्रोविंसेस, 8 से 20 के दरमियान में ले दे कुछ हो सकती है अगर करनी पड़े तो। 8 से 20 प्रोविंस, एक सेनेट। लेकिन इसी आर्किटेक्चर का दूसरा आर्गुमेंट भी समझना जरूरी है। अगर पाकिस्तान 20 छोटे यूनिट्स में डिवाइड होता है, सेनेट पोटेंशियली फेडरेशन का सेंट्रल बार्गेनिंग फोरम बन जाती है, ठीक है, तो आईएसआई के लिए मैनेजमेंट इजी हो जाएगी और छोटे प्रोविंसेस को रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। तो पंजाब की जो मौजूदा आबादी है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चरली वो जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। कराची का अपना जो है वो प्रोविंस की वॉइस ले लेगा फेडरेशन के अंदर, बहावलपुर की अपनी आवाज आ जाएगी, हजारा की अपनी आवाज आ जाएगी, मकरान की अपनी आवाज आ जाएगी। मगर रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। हर प्रोविंसेस को क्या इक्वल सेनेटर मिलेंगे? अगर इक्वल मिलेंगे या पॉपुलेशन की वेटेज के साथ मिलेंगे या हाइब्रिड निजाम रहेगा? क्योंकि अगर कराची और जोब को बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो एक डेमोक्रेटिक क्वेश्चन ये है कि जाहिर बात है कि फिर पॉपुलेशन डोमिनेट किसकी करेगी, या पॉपुलेशन डोमिनेट नहीं करेगी, या फिर आबादी के हिसाब से जो है वो सीटें नहीं मिलेंगी, और फिर छोटे प्रोविंसेस जो हैं वो तो कमजोर ही रहेंगे अगर आबादी के हिसाब से ही आपने काम करना है। तो ये जो ड्राफ्ट जीएचक्यू ने बनाया है ये इसका जवाब नहीं देता। ये छापा मुसलमान करते हुए ये चीज जो है ये भूल गए हैं। छोटे साहब और बड़े साहब मेहरबानी करें कि ये छापा जो आप दोबारा इसको लुक आफ्टर करें, और इस छापे के अंदर इस चीज को प्लीज एड्रेस करें, क्योंकि आपके छापे के अंदर जो है ये आपका जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसके अंदर ये चीज नहीं लिखी हुई कि जनाब ये किस हिसाब से आप ये सेनेट बनाना चाह रहे हो। और उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर आ जाएं, जो आपने ऑलरेडी बनाई है यहां पे ड्राफ्ट के मुताबिक। पाकिस्तान की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, और सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस हैं ये उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जितनी भी है वो फंडामेंटल राइट्स की, वो फेडरल और फेडरेशन, और ये कहानी, असल कहानी समझे आप क्यों बनाई है इन्होंने।
इन्होंने बना दी है कहानी, सूबा बना दिया है, लेकिन कहानी विचली क्या है भाई? ये जो नए सूबे बना रहे हैं उसको जब डिस्प्यूट होगा किसी किस्म का, तो वो लेके गवर्नर के जरिए चीफ मिनिस्टर को खड़काएंगे, तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर उसको लेके आएंगे, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इन्होंने जो बनाई है उसको ये खुद कंट्रोल कर रहे हैं, उसका कंट्रोल इनके पास है। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ उसको रूम फॉर मनूवर दे दिया जाए, दुनिया को दिखाना है कि आजाद अदलिया यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो इनके कंट्रोल के अंदर आपको पता अच्छे तरीके से है। और ये जो प्रपोज्ड लॉ है ये कहता है कि जनाब, और फेडरेशन और सूबों के दरमियान में जो भी झगड़ा होगा उसके ऊपर फाइनल अथॉरिटी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी। तो फिर सवाल यह है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज कौन अपॉइंट करेगा भाई? पूरा निजाम ही नया लेके आ रहे हो, ठीक है? उसका टेन्योर कितना होगा, सदर का रोल क्या होगा, सेनेट का रोल क्या होगा, जुडिशियल कमीशन का रोल क्या होगा, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किस हद तक होगी? उसने अभी इमरान खान के बारे में कहा कि उसको लेके जाओ इलाज के लिए, तुम नहीं लेके गए और तुम लोग आराम से बैठे हुए हो क्योंकि तुमने अगले प्लान बनाए हुए। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का फाइनल अथॉरिटी नए कोर्ट को मिल जाता है जो इन्होंने बनाई है, तो अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म पूरे सिस्टम की इंडिपेंडेंस को डिटरमिन करेगा। और ये फिर उस तरफ जा रहा मामला कि सदर ही लगाएगा इनको, और सदर अगर वर्दी वाला आसिम मुनीर बैठेगा, फर्ज कर लेते हैं क्योंकि बार बार बात हो रही है, तो फिर आप सोचें कि ये गेम किस तरफ जा रही है, सोचें जरा। और आपके बारे में, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जो है वो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ठहरे जरा। वो कहते हैं यार लोग राजे बहुत खुश होंगे। मैं कहता जी किस तरह सर, लोग किस तरह खुश होंगे? कहते हैं ठहरो। कहते मुशर्रफ दौर के अंदर क्या हुआ था, लोग खुश थे नहीं थे डेवल्यूशन ऑफ पावर से? नाजम वाला जो सिस्टम था, नायब नाजम वाला, मैं कहा जी थे डिस्ट्रिक्ट नाजम वाले सिस्टम में ठीक थे। ये जो प्रोविजन है ये अवाम की पाक फौज जिंदाबाद एक दफा फिर करवाने की, आसम मुनीर सुपर सलार जिंदाबाद करवाने के लिए इनको लगता है कि ये निज़ाम जो है ये लाया जाएगा तो फौज का दोबारा से जो एक रेपुटेशन है वो बहाल हो जाएगा, अवाम की सपोर्ट इस वक्त गालियां पड़ रही हैं आ जाएगी। सबसे बड़ी प्रोविजन जो कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, वापस जैसे थे होके जा रही है जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर। हालांकि जनरल मुशर्रफ की अपनी किंग्स पार्टी ने, PMLQ ने इसको खत्म किया, और अब जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग का जो दावेदार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो नहीं वापस लाना चाहती। डायरेक्टली वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट नाजम लगेगा, उसको अवाम इलेक्ट करेगी जिस तरह मुशर्रफ दौर के अंदर था, और डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट नाजम के नीचे होगा जिस तरह मुशर्रफ दौर के अंदर था। लोग खुश थे, मैं मानता हूं लोग खुश थे। DPO वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाजम के अंदर होगा। हाँ, पुलिस जो है उसकी प्रोफेशनल और लीगल पावर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगी। ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट नाजम आ गया अनु चक लो अनु छाड़ दो, वो काम नहीं है। लेकिन फिर भी DPO होगा डिस्ट्रिक्ट नाजम के नीचे जिस तरह था पहले। तहसील नाजम, उसके बाद आएंगे यूनियन काउंसिल आएंगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको होगी, और सब्सटेंशियल डेवलपमेंट फंड जो इस वक्त सूबे और MNAs और MPA लेके बैठ रहे हैं, ये डायरेक्ट जाएगा जनाब डिस्ट्रिक्ट नाजम को, और तहसील नाजम को जाएगा, डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट को जाएगा जिस तरह मुशर्रफ दौर में जा रहा था। और आप और मैं कहेंगे बल्ले 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 बल्ले, ये वो कहते हैं GHQ वाले, कहते हैं सारे राजी हो जाएंगे यार। अब अगर ये जनरली इंप्लीमेंट हो जाता है जिस तरह मुशर्रफ दौर के अंदर इन्होंने ये फार्मूला इंप्लीमेंट किया था, तो ये पाकिस्तान का जो मौजूदा ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको ड्रामेटिकली चेंज कर देगा, और सिर्फ फौज का डंडा रहेगा। बाकी जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी से ब्लैकमेल फिर भी फौज हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं होगी। जाहिर बात है जब इलेक्टेड मेयर आएंगे, नाजिम आएंगे, तो वो ब्यूरोक्रेसी को लोकल डेवलपमेंट पर जनरल अथॉरिटी जो है उनको मिलेगी, तो वो फिर इनसे क्वेश्चन भी करेंगे और अपनी मर्जी का काम भी करवाएंगे, जो कि उनका जाहिर बात है लोगों की एक्सेस होगी ना जी। देखो ग्रास रूट अकाउंटेबिलिटी जो है वो पोटेंशियली जाहिर बात है स्ट्रेंथन होगी, लेकिन क्या सेंटर वाकई ये पावर देगा नीचे? पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में तो दी थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री का प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसका लिखना कभी भी नहीं है। उनको वो कहते हैं जी जनरल मुशर्रफ ने भी तो दी थी और बल्ले बल्ले हुई थी। तो पावर और पैसा, लेकिन फिर भी एक्चुअली ट्रांसफर करना है। वो कहते हैं यार हमारे सारे मसले इससे हल हो जाएंगे, छोटे छोटे जो यूनिट हैं, लोग अवाम भी राजी हो जाएंगी, हम भी राजी हो जाएंगे। कैसे कैसे? सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लेकिन फिर भी यहां पे मौजूद है। देखो यहां मुझे इस प्रपोज आर्किटेक्चर का सेंट्रल टेंशन यहां पे नजर आ रहा है। डॉक्यूमेंट एक तरफ, लेकिन ये डेवल्यूशन करना चाहते हैं। 20 सूबे, पावरफुल चीफ मिनिस्टर, पावरफुल डिस्ट्रिक्ट नाजिम इस प्रपोजल के मुताबिक,
लोकल फंड, डीसी डीपीओ जो है वो इलेक्टेड अथॉरिटी के नीचे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल प्रेसिडेंट, फेडरल कैबिनेट उसके नीचे, चीफ मिनिस्टर उसके नीचे, गवर्नर प्रेसिडेंट फेडरेशन जो है वो उसके नीचे, नेशनल असेंबली उड़ा दी जाएगी और फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंट के नीचे, फेडरल इंस्टीट्यूशन प्रेसिडेंट के नीचे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ये है कि पावर एक्चुअली नीचे जाएगी या बीच का पॉलिटिकल लेयर हटा के ऊपर जाएगी, या दोनों साइड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे जरा इसको। देखिए बात ये है कि जनरल मुशर्रफ दौर में भी तो एक्सट्रीम पावर प्रेसिडेंट के पास थी और नीचे रलू कटा टाइप प्रोग्राम था, वो जो कहता था वो ये करते थे, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूशनल उसको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़े अरसे के लिए दे दी थी पावर पीसीओ के जजेस के जरिए, लेकिन अब तो इन्होंने पहले एक अमेंडमेंट की है जो कि 27वीं के अंदर अपनी अदालत खड़ी कर दी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। फिर इन्होंने 27वीं के जरिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस खड़ा कर दिया। अब डिफेंस सर्विसेज एक्ट 2026 के जरिए उसको अल्टीमेट पावर दी जा रही है, अल्टीमेट खुदा बनाया जा रहा है। तो उसके बाद अगर डेवोल्यूशन ऑफ पावर ये करते हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर दी गई थी, तो जाहिर बात है वो तो चलेगी यार, क्यों नहीं चलेगी आप मुझे बताओ। बिल्कुल चलेगी, क्योंकि देखो अवाम का और उसके अंदर एजेके को कहते हैं कि यार आजाद जम्मू कश्मीर का इशू ये है कि वो बहुत सेंसिटिव इशू है, इंटरनेशनल डायमेंशन है उसकी, उस पर कंसेंसस डेवलप होगा। अगर आजाद जम्मू कश्मीर के लोग पहले भी बाहर निकले में वो अगर मानेंगे तो उनको जो है वो फेडरल यूनिट बनाएंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो चाइना को भी मनाना है, अमेरिका को भी मनाना है। गिलगित बल्तिस्तान वाले कह रहे हैं कि यार हमें जो है वो आप अलहदा सूबा बनाओ, तो चलो ठीक है, अगर वो चाइना मान गया, ऑन बोर्ड आ गया और अमेरिका नाराज ना हो रहा हुआ तो वो काम भी कर लेंगे वो। लेकिन दोनों को उन्होंने फिर भी साइड के ऊपर रखा है। लेकिन मसला यह है कि 20 प्रोविंसेस का जो पैसा है वो कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा। लेकिन एक मैं इससे पहले कि वहां पे जाऊं, प्लीज ये बात समझिए कि आप सब लोगों को खुश कैसे करेंगे, जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे, जो आप लोगों को राजी करना है वो कैसे, ये सारे का सारा काम चलेगा। देखो आम आदमी का वो कहते हैं कि मसला जो है वो थाना कोर्ट कचहरी है और पटवारी है, वो ना पूरा पंजाब लाहौर नहीं आ सकता, ना वो चीफ मिनिस्टर की उनके पास एक्सेस है, ठीक है, ना ही उनकी जो है एक्सेस है किसी और, उनकी मैक्सिमम एक्सेस है डिप्टी कमिश्नर के पास या डीपीओ के दफ्तर में जो लोकल है। अगर उनका अपना, और तहसील हेडक्वार्टर के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर के पास, अगर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नाज़म के नीचे होगा और तहसील नाज़म ये खुद इलेक्ट करेंगे, तो अपने तहसील नाज़म के पास जाएंगे, अपने यूनियन कौंसिल को पकड़ेंगे, कहेंगे चलो यार मुलाकात करेंगे, वो ऑर्डर देगा क्योंकि उसने दोबारा वोट लेना है, तो ये असिस्टेंट कमिश्नर को ऑर्डर देगा, उससे मसला हल नहीं होता, वो पॉलिटिकल मुखालिफ लगा हुआ है, तो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट नाज़म के पास चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट नाज़म के पास जाके कहेंगे कि जी साडा मसला हल करो, अगली दफा वोट तो हम दवांगे या थोड़े बंदे दवांगे, और वो मसला जो है वो वहां से हल होगा, डीपीओ को ऑर्डर होगा, डीपीओ इंप्लीमेंट करेगा मामले को, उसके नीचे होगा। तो अवाम का तो कोर्ट कचहरी थाना तहसील से ऊपर का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिस्ट्रिक्ट डीसी के दफ्तर तक है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, सारे राजीबाजी हो जाएंगे, सारे खुश होंगे, टेंशन ही नाट है, क्योंकि मुशर्रफ दौर में ये हुआ था, लोग अवाम खुश थी। डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूं, तहसील लेवल की बात करूं, यूनियन काउंसिल लेवल की बात करूं, ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी। और ये जो फंड के ऊपर चीफ मिनिस्टर सांप बन के बैठे हुए हैं, मरियम नवाज अपने पर्सनल जहाज खरीद रही है 12-12 अरब रुपए की, ये काम नहीं हो सकेगा क्योंकि इनके पास फंड ही नहीं होगा। फंड डायरेक्ट जाएगा नीचे डिस्ट्रिक्ट नाज़म को, और उसको आगे इलेक्शन में जाना होगा तो वो लोगों के ऊपर लगाएगा फंड, और क्योंकि हम डंडे के जोर के ऊपर ये काम करवाएंगे, और अगर 2/3 मेजोरिटी हमें नहीं पार्लियामेंट देती, ना सूबाई देते हैं, तो हम रेफरेंडम करवा लेंगे। सोच है, अभी फाइनलाइज कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, करना ही हमने, छोड़ना नहीं है। ऊपर टोटल पावर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर हमारे पास है, और नीचे लोकल गवर्नेंस अवाम के पास आ जाएगी, तो अवाम भी खुश, ऊपर टॉप के ऊपर डिक्टेटर इन चीफ भी खुश, या प्रेसिडेंट जो भी इस वक्त तो आसिम मुनीर के लिए प्लान किया जा रहा है अलेजिडली, अगर आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट जो बार बार बात कर रहे हैं, हमारे सोर्सेस बार बार यही बता रहे हैं कि उसके लिए प्लान किया जा रहा है, तो वो भी खुश, उसके पास टोटल पावर, एब्सोल्यूट पावर, और जो पॉलिटिकल होल्ड है वो टूट जाएगा सारे का सारा, ठीक है। और इसके ऊपर जरा टेक्निकल पॉइंट है जो आपने समझना है, लेकिन इस सारी गेम के अंदर जो मैंने अगला सवाल किया, मैंने कहा सर जी हिसाब किताब में आप बहुत कमजोर हैं, बजट डायरेक्टरेट की कोई इनपुट ले लेनी थी, ये जो आप सारा काम करने लगे हैं इसका पैसा कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा, 20 गवर्नर आपने बनाने हैं, 20 चीफ मिनिस्टर बनाने हैं, 20 प्रोविंशियल कैबिनेट्स आपने बनानी है, 20 असेंबलियां बनानी है, 20 सेक्रेटरीट्स आपने बनाने हैं, 20 ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, नई पुलिस की कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, नया जो है आपने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है, स्टाफ बनाना है, पेंशन लानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री लानी है, एसेट डिवीजन नहीं है, पानी, बिजली, एनएफसी, वाट, टैक्सेशन,
ओ भाई, हु इज गोइंग टू गिव द मनी? चाइना दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, सऊदी अरब दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लॉन्ग टर्म फिस्कल मॉडल पब्लिकली कैलकुलेट कौन करेगा? दसो। इसका जवाब अभी तक जीएचक्यू से नहीं आया कि यार पैसा कौन देगा। कुछ तो सोचा होगा इन्होंने, और सोचा हुआ है, मेरे पास वो एक अलग प्लान है, वो एक नया बैंक बना के कोई सिस्टम वो करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर इस वक्त बात नहीं करना चाहता। इनको लग रहा है कि खर्चा ये निकाल लेंगे, मौजूदा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही खर्चा निकाल लेंगे। वो कहते टेंशन ना लो, कर लांगे, सानू पता है। जो भी बात जब फौजियों को आगे से कहे ना कि सर ये इस तरह नहीं है, इस तरह है, वो सानू पता है। जनरल साहिबान खास तौर के ऊपर, टोनी अफसरान, वो हमें पता है, वो कहते हैं हमें सब पता है। रिटायर्ड ऑफिसर भी कहे ना, वो हमें पता है, वी नो इट। तो दे नो इट ऑल ना, लेकिन वो प्लान क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं भाई लोग खुश हो जाएंगे, टेंशन ही ना लें, ठीक है। अब आप देखें कि पॉलिटिकल अर्थमेटिक को भी यहां पे देखना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल अर्थमेटिक क्या है? ठीक है, पंजाब का एग्जिस्टिंग पावर टूट जाएगी, सिंध में कराची सेपरेट हो जाएगा, इंटीरियर सिंध भी मल्टीपल हो जाएगा। तो जो फ्यूडल लॉर्ड की पावर है, पीपल्स पार्टी की या जरदारी पावर है, वो तबाह हो जाएगी। पंजाब में जो नवाज शरीफ की और पटवारी पार्टी की पावर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पावर, वो भी खड़क जाएगी। केपी 4 सूबों में तकसीम हो जाएगा, तो फिर पीटीआई की पावर इनको लगता है कि खत्म हो जाएगी, ठीक है। बलूचिस्तान 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो जाहिर बात है इनको लगता है कि जो बलूचिस्तान का बलोच क्वेश्चन है वो भी मार्जिनलाइज हो जाएगा। पाकिस्तान की पार्टी पॉलिटिक्स मुकम्मल तौर के ऊपर हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पीएमएल नून जो ट्रेडिशनल पंजाब का स्ट्रक्चर है वो तबाह होगा, पीपीपी में सिंध के अंदर स्ट्रक्चर है वो तबाह होगा। इनको लगता है कि पीटीआई का केपी में स्ट्रक्चर है वो भी तबाह हो जाएगा, और रीजनल पार्टीज नहीं बनेंगी जो कि लसानी बुनियादियों के ऊपर, एथनिक बुनियादों के ऊपर बनेगी। सेनेट का अर्थमेटिक भी जो है वो चेंज हो जाएगा, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जरिए सारा काम किया जाएगा। तो कंट्रोल वो कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रलाइज ऊपर रहेगा, और सब कुछ चेंज कर देंगे। और इसके लिए नई पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जा रही हैं, हमारी बाजी हैं वो सिंध के अंदर, पता ही आपको जीडीए है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। इसी तरह मुख्तलिफ पार्टीज आपको पीटीआई के अंदर से भी आपको फॉरवर्ड ग्रुप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम मामलात उसी तरफ जा रहे हैं, और बड़े तरीके के साथ। छापा हमेशा मुसलमान करते हैं, ये पुराना छापा निकाल के मुसलमान करते हैं, लेकिन इस दफा अपडेट करते हैं ना पुराना छापा निकाल के। इस दफा जो पुराने प्लान निकाले हैं डिक्टेटरशिप के, वो प्लान बड़ा सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। ठंडा करके खा रहे हैं, मुंह नहीं जला रहे हैं, समझे आप कहानी। इसी तरह पहले 3 साल के लिए चीफ आया था, लंदन प्लान बना के, उसके बाद उसने जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लगाया, उसके बाद उसने जो है वो 27वीं तरमीम करवाई है, 26वीं, 27वीं, और अब 28वीं से पहले डिफेंस सर्विसेज एक्ट है। ये आप कर लोगे तो भाई आपके तो हाथ पैर काट के साइड पे ठोक के मार देंगे। वो कहेंगे भाई सिविलियन कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा, फौजी डंडे से उन्होंने काम करवाना है। और अवाम एक दफा जब उनको थाना कोर्ट कचहरी उनका सॉर्ट आउट हो गया इशू, तो फिर वो तो राजी बाजी है, उनको कोई मसला नहीं है उसके बाद। मैं उनको इनको ये लगता है, ठीक है। अब ये सब कुछ चेंज करना चाहते हैं इस फॉर्मूले के तहत। अब डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विनर टेक्स ऑल, जो जीतेगा, जो जीता वही सिकंदर। ठप्पे मारो, टप 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 टप, इमेजिन करें आप, ठीक है। छोड़ दें आसम मुनीर वाली गेम। पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होता है, कराची से खैबर, गवादर से गिलगित, ठीक है, लाहौर से पेशावर, एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। पोटेंशियली करोड़ों वोट है, विनर हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बन जाता है, जिस तरह अमेरिका के अंदर काम होता है, ठीक है। अब उससे प्रेसिडेंट को एनॉर्मस डायरेक्ट डेमोक्रेटिक मैंडेट मिल जाता है। सपोर्टर कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कोalition जो है वो ब्लैकमेल होती है, तो स्टेबल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के जरिए आएगी, डायरेक्ट मैंडेट उसको मिलेगा। लेकिन फिर सवाल तो क्रिटिक्स पूछेंगे ना, मैंने कहा है ना, मैं कहा सर चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होंगे? मुनीर मिस्री को आपने इसको जिस वक्त मुनीर मिस्री को आसिम मुनीर को आपने सीडीएफ बनवाया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो आपने जो अमेंडमेंट की 27वीं, उसमें आपने कहीं पे लिखा है कि इसको अगर हटाना होगा तो कैसे हटाया जाएगा? अगर ये इसको कोई खरीद लेता है, ये दुश्मन मुल्क का एजेंट बन जाता है, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, या ये प्रूव हो जाता है कि एस्पनाज कर रहा है, ये धुरंधर है, तो फिर इसको आप कैसे हटाएंगे? कोई आपने तरीका लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। इसीलिए जाहिर बात है कि, और यहां पे भी इस ड्राफ्ट के अंदर भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ, जो ड्राफ्ट मैं आपको बता रहा हूं, कि प्रेसिडेंट को जब ऑल पावरफुल कर देंगे आप, ठीक है, उसके नीचे आप देखो ना, उसके नीचे नए सूबे होंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, टोटल लोकल गवर्नमेंट आप रिस्ट्रक्चरिंग तो कर दोगे, लेकिन उसकी इंपीचमेंट कैसे होगी?
कोई नहीं, इसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं है। असल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट यहां पे आपने समझना है पाकिस्तानियों, अजीजान मन, इस प्रपोजल को वैक्यूम में मत देखिए। पिछले कई अरसे से मैं आपको पाकिस्तान में डिस्कशंस जो सर्कुलेट कर रही हैं और जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, नए सूबे बनेंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा, लोकल गवर्नमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आएगी, फेडरल रीस्ट्रक्चरिंग होगी, और साथ साथ पाकिस्तान का जो सिविल मिलिट्री पावर स्ट्रक्चर है वो गैर मामूली तौर के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। और इसीलिए अगर कोई प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अचानक 20 सूबे और पावरफुल प्रेसिडेंसी कंबाइन करता है तो सवाल तो फिर नेचुरली उठता है ना कि यार ये प्रेसिडेंट बनेगा कौन भाई, या आप बनाएंगे किसको? मैं किसी इंडिविजुअल को इस, क्योंकि सारी बात है सदर का अगर ओपन फॉर ऑल है तो फिर तो 100-200 सदर भी खड़े हो सकते हैं, 2 लाख भी सदर खड़े हो सकते हैं, और आप उसके अंदर कंफ्यूजन उतनी ज्यादा हो जाएगी इलेक्शन के अंदर, और उसमें आपने एक को वोट देना है या वो एक को वोट दिलवाना है आईएसआई ने, तो उनके लिए तो आसान हो जाएगा काम। मैं किसी इंडिविजुअल को, जारी बात है, इस ड्राफ्ट के नतीजे में, जीएचक्यू के ड्राफ्ट के नतीजे में बेनिफिशियरी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिक्स है उसके अंदर तो ये क्वेश्चन अनअवॉइडेबल है कि आपने फिर किसको सदर बनाना है अगर मुनीर मिस्री को नहीं बनाना। क्या ये आसिम मुनीर फॉर्मूला है? सवाल तो बनता है ना जी, फिर आप मुझे बताओ नहीं बनता क्या? मेरी जो प्रीवियस जितनी भी रिपोर्टिंग है उसके अंदर प्रेसिडेंशियल अरेंजमेंट और नए प्रोविंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट डिस्कशन, जारी बात है कि जो डिस्कशंस जितनी भी इस वक्त हो रही हैं वो तो यही बताती हैं कि भाई ये आसिम मुनीर फॉर्मूला है, ये यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट ऑल पावरफुल बनना चाहता है। और इस स्पेसिफिक टेक्स्ट को अगर देखा जाए जो जीएचक्यू के अंदर तैयार किया गया है तो आसिम मुनीर को सदर बनाने के लिए ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, अपने बॉस को सदर बनाने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जारी बात है चाहिए तो सही, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो तो यही आ रही हैं, ग्राउंड रियलिटी तो ये है। अब मेरे पास जारी बात है कि मैं फिजिकल तो आपको ये चीज नहीं दिखा सकता, लेकिन जो प्रपोजल है वो तो यही है, ठीक है? तो फिर अगर यही है तो फिर उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगी, बात ये है। और न सिर्फ ये बात है बल्कि इमरान खान, एक सेंट्रल क्वेश्चन अब भी है नए सूबों के दरमियान कि आपको 2/3 मेजोरिटी लेनी है इस 28 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। डिफेंस सर्विसेज एक्ट के लिए आपको नहीं चाहिए, आप इसको करवा लेंगे, उसके बाद डंडा मजीद पावर आ जाएगी आसिम मुनीर के बाद, उसके बाद वो कहता है करवाओ इसको पास, नहीं तुम पास करवाओगे तो पीटीआई के लोग जो है वो, जाहिर बात है, पीटीआई को क्लियरली बताना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन क्या है 20 सूबों के ऊपर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो बिल्कुल लेटी हुई है इनके आगे, पीपल्स पार्टी रेजिस्टेंस दिखा तो रही है, लेकिन वो कहते हैं हम रेफरेंडम करवा लेंगे अगर ये नहीं मानेंगे तो। लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त मेरी सोर्स रिपोर्टिंग है वो बताती है कि जो नए प्रोविंसेस का फॉर्मूला है ये इसके पॉलिटिकल नेगोशिएशन का एक इंपॉर्टेंट इशू हमेशा से रहा है। इमरान खान के साथ जितनी भी बातचीत हो रही है, और इमरान खान ने इसके ऊपर फिलहाल इनकार किया हुआ है, तो पीटीआई से डायरेक्ट बातचीत की जा रही है और इमरान खान को रिलीफ देने का एक इंप्रेशन देके पीटीआई ये वोट कर सकती है। तो पीटीआई को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि 20 प्रोविंसेस के ऊपर उनकी क्या पोजीशन है, प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर उनकी क्या पोजीशन है, नेशनल असेंबली को खत्म करने के ऊपर उनकी क्या पोजीशन है, और डायरेक्ट प्रेसिडेंट बनाने के ऊपर उनकी क्या पोजीशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक मैंडेट कहां पे है भाई, अवाम क्या चाहती है। अब जीएचक्यू तो कहता है कि अवाम चाहती है कि लोकल गवर्नेंस हो, नाजम वाजम वाला सिस्टम हो, असी काम बाकी संभाल लेंगे, लोगों को कोर्ट कचहरी थाने के ऊपर किसी चीज की परवाह नहीं है कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है या रावलपिंडी में क्या हो रहा है। तो लोग तो ये चाहते हैं, उनको ये लगता है, ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ये गेम है। अब इतना बड़ा चेंज पार्लियामेंट्री डील के जरिए क्या होगा या अवाम की मर्जी से होगा? रेफरेंडम करवा के होगा, जो कि हमेशा से होता चला आया है। जनरल जियाउल हक ने भी रेफरेंडम कराया था, क्या आप इस्लामी निज़ाम को कबूल करते हैं? और सवाल फ्रेम किया जाता है ना जिस तरह आपको सवाल फ्रेम किया जाए आज जीएचक्यू की तरफ से कि क्या आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट नाजम चाहते हैं, तहसील नाजम चाहते हैं, और डायरेक्ट फंडिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट और तहसील में आए और यूनियन काउंसिल में आए, क्या आप ये चाहते हैं कि आप यूनियन काउंसिलर अपने काउंसिलर इलेक्ट करें अपने वोट से और वो आपके ऊपर निजाम हुकूमत चलाए? तो आपका जवाब क्या होगा? हां। अगर हां तो आप सदारती निजाम को वोट करें, सपोर्ट करें। आप क्या कहेंगे? या दूसरी तरफ क्या आप मौजूदा निजाम को सपोर्ट करते हैं? आपको सिर्फ ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने इसमें कमेंट्स में भी जवाब देना। अगर आपको रेफरेंडम में ये क्वेश्चन दिया जाता है, अभी पार्लियामेंट्री डील कर रहे हैं ना, नून लीग नहीं मानती, खड़का देंगे उनको, पीपल्स पार्टी नहीं मानती, ना माने, खड़काएंगे उनको। ये
पीटीआई को काबू करना है, क्योंकि इनको लगता है कि पब्लिक मैंडेट पीटीआई के पास है, इमरान खान के पास है, इंप्रेशन कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ऑन बोर्ड है यार, और पीटीआई से वोट ले लेंगे, नहीं मानते तो ना सही। फिर ये आपके पास आते हैं और सवाल करते हैं। ये दो क्वेश्चन है रेफरेंडम में, क्या आपको लोकल गवर्नेंस चाहिए या क्या आपको मौजूदा निजाम पसंद है? लोकल गवर्नेंस चाहिए तो सदारती निजाम हुकूमत को आप सपोर्ट करते हैं, या आप सपोर्ट करते हैं मौजूदा निजाम को? मौजूदा निजाम तो किसी को भी नहीं पसंद सिरे से, बताए। अगर मौजूदा निजाम किसी को पसंद नहीं है, मैं मुझसे वोट आप मांगे ना, ये तो क्वेश्चन तो हर रेफरेंडम में इसी तरह ही होता है, तो हम तो कहेंगे यार हमें नहीं मौजूदा निजाम चाहिए, हमें तो डेवल्यूशन ऑफ पावर चाहिए, हमें तो अपनी लोकल गवर्नेंस चाहिए। तो वही लिंक कर दो सदारती निजाम के साथ, तो वो पे गए सदारती निजाम के इलेक्शन करवाएंगे। उन्होंने सदारती निजाम में भावें 200-2,500 लोग खड़ा कर दो, उसमें सबसे प्रोमिनेंट कौन है? इमरान खान को खड़ा ना होने दो, आसिम मुनीर खड़ा हो जाए, और उसमें आप लॉ ले आओ कि यार कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट भी खड़ा हो सकता है, जो मर्जी आ जाए, खड़े कर देंगे 3-4 गवर्नमेंट सर्वेंट। तो सर्विंग यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट, जाहिर बात है गवर्नमेंट सर्वेंट है, आर्मी चीफ, वो भी खड़ा हो गया, और नवाज शरीफ खड़ा हो गया, और जरदारी खड़ा हो गया। नाम लो, इमरान खान को बस ना खड़े होने दो, सुहेल अफरीदी खड़ा कर दो, बादशाह गौर खान खड़ा कर दो। आपने किसको वोट देना है? मैटर ही नहीं करता आपने किसको वोट देना है। मैंने आपको बताया मशरफ दौर के अंदर हम ठप्पे मार मार के थक गए थे, यहां भी ठप्पे लगेंगे। अभी एजेके का इलेक्शन हुआ है, ठप्पे लगे नहीं लगे? 2024 में इलेक्शन हुआ है, ठप्पे किसने मारे हैं? और ठप्पे मार लेंगे, उसको ले आएंगे। तो सवाल ये है ना जी कि पाकिस्तान के लोगों की डिबेट तो इसके ऊपर होनी चाहिए ना, इससे पहले कि रेफरेंडम के नाम के ऊपर क्लोज डोर्स के अंदर ये कहानी की जाए, बैक चैनल डील्स की जाए, या अगर नहीं की जाती तो जो ये इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमेशा से होता चला आया ये काम, तो ओपन नेशनल डिबेट तो होनी चाहिए, लेकिन क्या वो होगी? मेरा नहीं ख्याल ये करवाने वाले हैं। देखो अजीज अहमद, इस प्रपोज ड्राफ्ट में जो जीएचक्यू के अंदर तैयार हुआ है, इसमें कुछ आइडियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस जमहूरी तक जो डिबेट है, डेमोक्रेटिक डिबेट है, वो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कि छोटे प्रोविंस, छोटे स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट होगी। भाई अवाम कहेगी बिल्कुल होना चाहिए, ये गल ठीक है, लोग सपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्टली मेयर्स आने चाहिए, लोग कहते हैं यहाँ शहरों में मेयर होने चाहिए, बाकी नाज़म नायब नाज़म होने चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट फंड्स ग्रास रूट तक जाने चाहिए। भाई अवाम राजी है, वो कहेगी हाँ जी बिल्कुल जाने चाहिए, ठीक है, बल्ले बल्ले करेंगे इनकी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के, यार ये नहीं कि मॉडल एक दफा चल पड़ा है तो उसके बाद कोई अगली गवर्नमेंट आए और उसको खड़का दे। वो कहते हैं जी हम आइन में आपको ये चीज, अगर सदारती निजाम आपको कबूल है तो हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं कि आपको लोकल गवर्नेंस मिलेगी, बल्ले बल्ले। लेकिन इसी पैकेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चरल क्वेश्चन भी हैं कि नेशनल असेंबली उड़ जाएगी, पावरफुल एग्जीक्यूटिव जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट होगा, आसिम मुनीर मिस्त्री वर्दी अला सदर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। गवर्नर पोटेंशियल रोल उसका चीफ मिनिस्टर को हटाने का होगा, अगर वो बिहेव नहीं करता आप लगा लें अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर, कोई बात नहीं, वो नहीं बिहेव करेगा उसको सदर हटवा देगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आएगा तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है, वहां पे वो संभाल लेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान का पूरा फेडरल मैप रीड्रॉ हो जाएगा एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है, लसानी बुनियादियों के ऊपर। तो इसलिए हेडलाइन सिर्फ 20 नए सूबे नहीं है, असल हेडलाइन है पाकिस्तान का एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। और सबसे बड़ा सवाल, यह सिस्टम पाकिस्तान के आम आदमी को मजीद पावरफुल बनाएगा या पाकिस्तान के सदर को? और पाकिस्तान का अगला सदर होगा कौन? आपने जवाब देना है। एक तो मुझे आपने जवाब देना है कि आपको क्या लोकल गवर्नमेंट चाहिए? मुझसे पूछोगे तो मुझे तो चाहिए, लेकिन उसके साथ फिर वो टच कर देंगे कि सदर, तो सदर बनेगा कौन? और फिर वो क्वेश्चन जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों को अनकंफर्टेबल करेगा कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है तो फिर प्रेसिडेंट कौन बनना चाहता है? सबको पता है कौन बनना चाहता है, आप बताएं कौन बनना चाहता है सदर? मुझे बताइएगा जरूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। खुदा हाफिज।